चलिए, सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो थोड़ा करंट अफेयर्स वाला होमवर्क लिख लीजिए। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज पूरा हम लोग उसी के ऊपर ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले 20 सालों के लिए ये रिलेवेंट है, बल्कि आगे 100 साल भी मान सकते हैं। बाकी अगले 10-20 साल तो अब यही चलना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत गहरा अध्ययन आपको करना पड़ेगा। बहुत जल्दी इसमें बहुत कुछ बदल रहा है, उसके ऊपर भी आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। मैटर इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, अच्छा लिखना पड़ेगा, बढ़िया लिखना पड़ेगा। जब भी कोई छोटी मोटी खबर बनती है तो उसका प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अभी एक खबर बनी थी कि जैसे एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर ट्रीटी के रूप में, उसमें कि न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह जैसे सीटीबीटी है, एनपीटी है, वैसा एनपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेके आए। तो जो कंपनी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं, ओपन एआई है और तमाम गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट तो ओपन एआई के साथ ही जुड़ा है, सैम ऑल्टमैन के साथ में, उसी का पैसा लगा है। फेसबुक है, मेटा है। तो ये सब बहुत आगे रह करके बोलने लगे कि हमारे ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, एआई के ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो रहा है, इसके ऊपर रेगुलेशन आना चाहिए। तो ये जो खबर है, बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि आखिर बिलियनर्स जो हैं, कभी भी अरबपति लोग तो अपने ऊपर रेगुलेशन लगाने की बात नहीं करते। और कुछ साल पहले ये तुलना कर दी थी कि ये जो एआई है ये एटम बम के जैसा है। तो कोई भी अपने प्रोडक्ट को एटम बम के बराबर बताएगा तो ये तो एटम बम तो बहुत खतरनाक चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, डिस्ट्रक्टिव है। तो क्या एआई भी उतना ही डिस्ट्रक्टिव है एटम बम जैसा? तो वो चैट जीपीटी और उन सबको एटम बम के बराबर कि न्यूक्लियर ट्रीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को जैसे रोका गया था वैसे इसके प्रोलिफरेशन को रोका जाए। तो ये बात तब उठी जब मेटा ने इसके कोड रिलीज कर दिए कि एआई जो है कोई भी बना सकता है, आप इन कोड को यूज कर। तो फिर गूगल और तमाम जो बड़ी बिग टेक कंपनियां हैं वो सामने आई कि ये तो मतलब बहुत खतरनाक चीज है। तब वो सब आवाज उठाने लगे पूरी दुनिया में कि ये तो कंट्रोल करना है, कॉपीराइट होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, एआई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, रोबोट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो रोबोट बनेंगे एआई के हिसाब से काम करेंगे वो तो फिर किसी की हत्या कर सकते हैं। तो इसके क्या मायने हैं, इस खबर के क्या मायने हैं? क्योंकि खबर तो आ गई है और ऐसा कंपनियां बोलने भी लगी है, तो कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो एक समझ तो ये है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो बताइए। तो एक एस्पेक्ट तो ये है कि ये कंपनियां अपने आप को सिक्योर करें। पहले ये कंपनियां ऐसा मानती थी कि देखिए सरकार से ना तो रेगुलेशन की डिमांड करनी, ना परमिशन लेनी है। टेक्नोलॉजी के मामले में आप R&D करो, सीधा फायदा उठाओ, प्रोडक्ट बनाओ, बेचो। जब कभी सरकार जुर्माना लगाएगी तब वो जुर्माना भर दो, माफी मांग लो, काम खत्म। बाकी परमिशन लेने मत जाओ, आगे से मत कहो कि हमारे ऊपर रेगुलेशन लगाओ या हम कहीं गलत कर रहे हो तो हमें बताओ। ये पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो बिल्कुल उल्टा है, इस बार तो कुछ उल्टा ही हो रहा है।
ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर रेगुलेशन लगाओ, तो ये हो क्या रहा है? क्योंकि अभी तक तो नेचर कभी नहीं रहा किसी भी कंपनी का ऐसा। तो यहाँ वैज्ञानिकों ने और खास करके जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं जो राइटर्स हैं, उन्होंने, पत्रकारों ने और एक्सपर्ट्स ने, जो कॉलमनिस्ट हैं, उनने अंदाजा लगाया कि ये सेफ रहना चाहते हैं। क्योंकि कल से अगर एआई के माध्यम से डिस्ट्रक्शन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये बता देंगे हमने पहले ही कहा था, हमने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि गड़बड़ होने वाली है, आपको समझ में नहीं आया, आपने कुछ किया नहीं। एक तो ये है। दूसरी चीज है, वो रेगुलेशन इसलिए लाना चाहते हैं कि जो बिग टेक कंपनियां इसमें आगे बढ़ गई, वो नए कॉम्पिटिटर नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि इतने सख्त नियम आ जाएं, इतने रेगुलेशन आ जाएं कि नए लोग ना घुस पाएं। एक ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जनता का भला चाहते हो, इसके चांसेस कम ही है। कंज्यूमर का भला चाहते हो और जो सर्विस यूजर है, यूजर का भला चाहते हो, यूजर एंड पे वो फायदे की बात सोच रहे हो, ऐसा मुश्किल लगता है। क्योंकि बड़े जो उद्योगपति हैं और बड़े बिलियनर्स जो होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा मुद्दा। अब क्या क्या उससे निकलता है, क्या क्या नहीं, इसको आप देख सकते हैं। तो एक तो ये मुझे बात करनी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जिसका नोट्स आप बना लीजिए, और भी इसके मिल जाएंगे आप। दूसरा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से एआई के माध्यम से मनुष्य के मस्तिष्क को समझने का प्रयास करना, ह्यूमन ब्रेन का कंपैरिजन करना। तो व्हाट इज कॉमनलिटीज बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की स्टडी यदि करें तो आप ब्रेन को समझ सकते हैं, ब्रेन की स्टडी करें तो आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को समझ सकते हैं। तो ये तो कमाल की चीज़ है। न्यूरालिंक प्रोजेक्ट एलन मस्क का इसी पे टिका हुआ है। कंप्यूटर को जोड़ देना मस्तिष्क के साथ में, कंप्यूटर में जो है वो मस्तिष्क में आ जाए, मस्तिष्क में जो है कंप्यूटर में आ जाए। पेन ड्राइव हो गया। कंप्यूटर में मस्तिष्क को पेन ड्राइव की तरह लगा देना है, उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पहले से रखा हुआ तो पेस्ट कर लो, नया कुछ जोड़ना है तो कॉपी करके रख लो। तो फिर तो पढ़ाई लिखाई और कोई किसी ऐसे ही शॉप होगी, उसमें जाकर के जीएस का पूरा स्टोर करवा के कोई आ जाए तो परीक्षा में जाके लिख देगा, पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत खतरनाक चीज हो सकती है फ्यूचर जो है। लेकिन वो स्टडी क्या बोलती है? अभी साइंटिस्ट जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की स्टडी करते हैं, आखिर ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, ये उसी से दिखाई देगा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी जो मेमोरी है वो न्यूरॉन की लेयर्स के रूप में होती है। तो सबसे पहले वो लाइट कलर की लेयर्स, फिर डार्क कलर की लेयर्स, फिर लेयर्स के ऊपर लेयर्स, और देन एजेस तैयार होती है। तो मस्तिष्क कैसे याद रहता है? तो जैसे कोई कैट है, बिल्ली है, तो बिल्ली की स्किन, उसके ऊपर फर, कलर, कितने कलर की बिल्लियां हैं, तो हजारों कलर के, लाखों कलर की बिल्लियों के फोटो इंटरनेट में मौजूद है। तो पिक्चर को, आवाज को, वीडियोस को, जो लिखा हुआ है कैट के बारे में उसको, इन सब को जोड़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, वो बताता है और आपका आंसर देता है जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। मेरे बारे में इंटरनेट पे जो भी लिखा हुआ है, आप पूछेंगे कि ये कौन है, तो इंटरनेट पे जो कुछ मेरे बारे में लिखा वो एक जगह पे ला करके आंसर पकड़ा देगा कि ये व्यक्ति ये है। और नीचे आप और जानना चाहते हैं तो वेबसाइट का नाम दे देगा, जहां से उसने लिया है उसका नाम दे देगा, उसने कहां से लिया है। तो किसी भी चीज के बारे में वो आपको बता सकता है। तो अब इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ जोड़ना,
तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी ऐसे ही न्यूरॉन्स की, तो ये न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? हमारे पास तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है, सेल्स हैं। न्यूरॉन एक सेल है, नर्व सेल है, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। सिलिकॉन के न्यूरॉन होते हैं, सिलिकॉन के छड़े हैं, सिलिकॉन के न्यूरॉन हैं, यानी एक छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं, मेमोरी, सीपीयू हैं एक तरह से सिलिकॉन की। तो क्या ये सिलिकॉन में याददाश्त हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी। अगर उन छड़ों में कैमरा लगा हुआ है और अगर वो कुछ सुनते हैं बाहर से और अगर उनसे पूछा जाए कि ये क्या जा रहा है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बता देता है कि ये बिल्ली है। तो जो केट है और उसकी आवाज है वो बड़ी यूनिक है। उसके लिए बहुत लाइट कलर यूज होते हैं हमारे ब्रेन में भी और उधर भी, क्योंकि जब हम एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस हमारे ब्रेन की भी, तो उसमें ऐसे ही कलर्स की इमेजेस और ऐसे ही थिकनेस और ऐसे ही एजेस वगैरह आती हैं, लेयर्स आती हैं। वही चीज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी है, यानी वो आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन है। और वो कैसे पढ़ रहा है? वो भी कलर्स के, एजेस के, लेयर्स के माध्यम से वो रीड करता है। अब डॉग और कैट दोनों दिखाएंगे तो उसमें कॉमनैलिटीज होंगी। 4 लेग्स दोनों में है, दोनों के ऊपर फर होते हैं, दोनों ऐसे हॉरिजॉन्टल पोस्चर होता है, जैसे हमारा वर्टिकल होता है उनका हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन अचानक से यदि उस पे केट के ऊपर अगर आप एलिफेंट का स्किन का एक पर्स या कुछ और ऊपर रख दें जिसमें एलिफेंट की स्किन दिख रही, तो वो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसको एलिफेंट बताने लगता है, जबकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो बोल देता है कि ये है कैट पर इसके ऊपर एलिफेंट का कवर चढ़ाया हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही ना? क्योंकि वो उसके पास जो उपलब्ध ज्ञान है उसके आधार पर वो जवाब देता है, लेकिन उसको कंफ्यूज, इसीलिए तो वो ड्राइवरलेस कार जो होती है वो फिर खड़े हुए आदमी को, चलते हुए आदमी को, दौड़ करके आते हुए आदमी को देख के तो ब्रेक लगा देती है, चाहे आदमी ड्राइवर है नहीं उसमें और वो पीछे सोया हुआ है मालिक, और कार को ऑर्डर दे दिया उसने कि वहां पहुंचाओ। यही तो एलन मस्क का टेस्ला का प्रोजेक्ट है। लेकिन एक आदमी का कुछ गिर गया जेब में से और वो कार के सामने नीचे झुक गया, तो वो कार को इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिखाया नहीं गया कि ऐसे इस एंगल पे झुके हुए आदमी को भी बचाना है, तो उसको टकरा देगा। कोई आदमी व्हील चेयर पे चल रहा है और व्हील चेयर अलग अलग डिजाइन की होती हैं, तो 1 2 3 4 5 तरह की व्हील चेयर उसको दिखा दी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में डाल दी और एआई के माध्यम से कार को सिखा दिया कि यहां ब्रेक मारना है, इन कंडीशंस में ब्रेक लगाना है, तब तो लगा देंगे, लेकिन बाकी समय में वो नहीं लगाएगा। तो आप जितना सिखा दोगे उतना काम करेगा। इसलिए एआई इनेबल्ड जो रोबोट होगा वो क्या सितार बजा सकेगा? क्योंकि क्रिएटिविटी कर पाएगा क्या? क्योंकि सितार वाला तो उसकी अपनी कला है, मनुष्य है, और सितार सुनने के लिए फिर रोबोट आएंगे या मनुष्य आएंगे? वहां तो मनुष्य लगेंगे ना। तो आर्टिस्टिक वर्क्स, जो कलात्मक काम है, उनके लिए तो क्या एआई काम कर पाएगा? तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से बात समझ में आ रही है? ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की संरचना। अब डॉग की बहुत सारी स्पीशीज होती है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से जब डॉग की स्पीशीज पूछी गई तो 80% सही जवाब दिया ANN। मनुष्य भी शायद वही जवाब देते अगर उन्हें पता होता तो। क्या वो मनुष्य से बहुत आगे निकल जाएंगे फ्यूचर में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ANN बहुत ही आगे अगर निकल गए तब क्या?
तब प्रोडक्टिविटी का क्या होगा, तब वॉल ई मूवी है, मूवी का नाम है वॉल ई, जिसमें ये बताया गया कि जब सारे काम रोबोट्स करेंगे और मशीनें करेंगी और कंप्लीट एआई हो जाएगा, तब मनुष्य फिर करेगा क्या? क्या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा? क्योंकि सब काम मशीनें करने लग जाएंगी, सब काम कंप्यूटर करने लग जाएंगे, तो तब हम और ज्यादा कमाने लग जाएंगे या बुरी स्थिति हो जाएगी। ये आपको वॉल ई मूवी में देखने को मिलेगा कि उसमें मनुष्य जो है उसका कल्चर कैसा होगा, उस समय में कैसा कल्चर होगा। तो आज हम चुनौतियों की, कल्चर की और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कैसे हम ह्यूमन ब्रेन के साथ कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं। हमारा जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, विजुअल कॉर्टेक्स होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, जो ब्रेन विजुअलाइज करता है, जो कुछ देखता है उसको कैसे वो अलग अलग टुकड़ों में देखता है, कैसे जोड़ता है, टुकड़ों को कैसे जोड़ता है, हम कैसे अंदाजा लगाते हैं। टेस्ट, हमारा स्वाद। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी वो जो अगर आप एमआरआई कराएंगे तो वो हिस्से में या और उसका टेम्परेचर लेंगे या ब्रेन का, तो वो हिस्सा एक्टिवेट दिखाई देता है। जैसे हमको, कई लोगों को गुलाब जामुन बहुत पसंद होता है या हलवा बहुत पसंद होता है, तो उसकी सुगंध आने से या उसको देखने मात्र से ही सलाइवा सिक्रीट होने लगता है, उसके ब्रेन में हलचल हो जाती है कि मुझे ये खाना है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी ठीक प्रकार के, इसी प्रकार के रिएक्शंस देता है खाने पीने की चीज़ों के प्रति। और यही चीज़ यदि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यदि किसी रोबोट में लगा दी गई तो फिर तो आपने तो ह्यूमन ब्रेन को पूरा कॉपी कर लिया ना, पूरा का पूरा। तो न्यूरोसाइंस में जो रिसर्च होता है वो काफ़ी रिस्की होता है, एथिकल प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत सारे एथिकल इश्यूज होते हैं, तो परमिशन नहीं मिलती ह्यूमन, लाइव ह्यूमन, क्योंकि सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है स्टडी के लिए, और सब्जेक्ट को ढूंढने जाएंगे तो रिस्क रहेगी। सब्जेक्ट पे ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, मानवाधिकार, फंडामेंटल राइट्स वाले आ जाएंगे कि आप इस आदमी की, राइट टू लाइफ वाले आ जाएंगे, इस आदमी की ज़िंदगी से, इसकी डिग्निटी से नहीं खेल सकते, क्योंकि किसी आदमी के ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ गड़बड़ हो गया तो वो पागल हो जाएगा, तो फिर उसकी बाद की ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है। इसलिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क न्यूरोसाइंस में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे रिसर्च करेंगे और वो रिसर्च ह्यूमन ब्रेन में काम आएगी। बात समझ में आई? ट्रायल एंड एरर जो आपको करना है वो कहाँ करेंगे? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। कुछ समझ में आ रहा है? कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए केवल एआई बोलने से नहीं होगा। गूगल में लिखना या एआई के उसमें लिखना या ओपन एआई खोल लेना और उससे बात कर लेना, उससे नहीं, उससे आगे बढ़ के बहुत कुछ है। स्पोर्ट्स का क्या होगा? गैरी कास्परोव को जब आईबीएम के कंप्यूटर ने हराया तो क्या लोगों ने शतरंज खेलना छोड़ दिया, चेस खेलना छोड़ दिया? तो ग्रैंड मास्टर को, वर्ल्ड ग्रैंड, तो उसको हरा दिया, कंप्यूटर प्रोग्राम ने हरा दिया। बट चेस खेलने वाले तो हर साल बढ़ रहे हैं। तो इसलिए एआई से डरने की जरूरत नहीं है कि एआई आ जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, कलाएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इन सब चीज़ों में इजाफा होगा। मैट्रिक्स मूवी देखिए ना, वो यही है। मैट्रिक्स 2000 में सीरीज आई थी, चार बार आ गई है शायद, 4 पार्ट हैं उसके। तो सबसे पुरानी वाली सबसे बेस्ट है, 2001 या 2000 की है मैट्रिक्स। उस समय में, आज से 23 साल पहले, मैट्रिक्स मायाजाल के नाम से वो एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, उसके ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क को डालते हैं, वो दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है।
पूरा माया जाल। वो बोलते हैं कि ये पूरा आप जो पृथ्वी पे हो आप, ये माया जाल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स है। आप मैट्रिक्स में उलझे हुए, वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके रिश्ते हों, आप किसी के बच्चे हों, आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हो, वाकई में आपका सिलेक्शन होना हो, क्योंकि आपकी डेथ होने के बाद तो कुछ है ही नहीं है। एक तस्वीर होती है और मान लीजिए बाढ़ आई तो वो तस्वीर भी बह जाएगी, फिर से कोई तस्वीर लगाएगा मकान बना के, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं। तो ये तो भ्रम है ना, इल्यूजन है, माया है। इसी को माया कहा गया। हमारे ह्यूमन जो इंडियन जो हमारा कल्चर है पूरा का पूरा, एंशिएंट टेक्स्ट है, उसमें इसी को माया कहते हैं कि सब माया है, मैट्रिक्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अगर आपके अंदर डाल देंगे, आइडेंटिटी। मैंने आपको हमारे एक टीचर की कहानी सुनाई थी कि मेरे एक टीचर थे प्रोफेसर, तो हर बार जब वो गर्मी की छुट्टी होती थी, वेकेशन यही मई जून का समय होता था, कॉलेज बंद हो जाते थे, तो 2 महीने के लिए अपने गांव जाते थे। अपने माता तो उनकी नहीं थी, लेकिन पिताजी और भाइयों के परिवार के साथ 2 महीना रहते थे। फिर जुलाई में जब कॉलेज खुलते थे फिर लौट आते थे। और इस बीच में 2 महीने मुझे उनके घर का ख्याल रखना पड़ता था, डेली वहाँ सोने जाना पड़ता था। तो हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था, प्रोफेसर के घर पे रंगीन टेलीविज़न था, तो मैं वहाँ रंगीन टेलीविज़न देखता था। मेरे घर पे फ्रीज नहीं था तो मैं फ्रीज का आनंद लेता था। मेरे पास स्कूटर नहीं था तो मैं सर का स्कूटर चलाता था। तो मतलब ये सारी सुविधाएं मुझे मिलती थी, ऑफिशियली मेरे पास होता था ये सब। और मैं वहाँ जो ग्रामोफोन भी था और तमाम ऑडियो कैसेट्स, तरह तरह के गज़ल सुनना, गाने सुनना, सब वहीं करता था। मेरे घर पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। हमारे यहाँ तो गायत्री परिवार का ही था सब, उनके पास काफ़ी बड़ा स्टॉक था, कलेक्शन था, किताबें भी पढ़ने को मिलती थी। फिर उनके यहाँ जो भी गेस्ट आता है उनके बारे में कोई भी पूछने के लिए आता था तो मुझे ही डील करना पड़ता था, तो मैं काफ़ी चीज़ें सीखता था। तो मुझे वहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन एक बार वो उन्होंने मना कर दिया, बोले अब हम गर्मी की छुट्टी में अब इस बार नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा सर कारण बताएं क्यों नहीं जा रहे हैं अब इस बार। हम दोस्त थे काफ़ी अच्छे, वो 60 ईयर के थे, मैं 20 साल का था लेकिन दोस्त थे। मूवी साथ में देखने जाते थे। तो उन्होंने कहा, बोले पिताजी की याददाश्त चली गई है, वो पहचानते नहीं। वो पूछते हैं तुम कौन हो, ये कौन है, पत्नी और बच्चों के लिए बोलते हैं ये कौन है, किस कौन, और तुम कौन हो। तो फिर वो जाने की इच्छा ही खत्म हो गई, क्योंकि रिश्ते नाते भी तब तक हैं कि जब तक वो आपको पहचानते हैं। अगर वो पहचानना ही बंद कर देंगे या पागल हो जाएंगे, आपको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो आप उसी व्यक्ति को पागल खाने में डाल के आते हो, क्योंकि मरना तो कोई भी नहीं चाहता, जबकि आपका सबसे प्रिय व्यक्ति है, उसके बावजूद उसको हम पागल खाने में भेजना चाहते हैं, घर में नहीं रखना चाहते। तो सारा खेल न्यूरल नेटवर्क का ही है, सारा गेम ही इसी का है, माया जाल, मैट्रिक्स। तो ये सब माया है, वाकई में माया, असली में कुछ नहीं है। वो उसका पूरा शरीर, उसका हीमोग्लोबिन 14 है, उसके WBC RBC ओके है, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, वो जिंदा है, बट दिमाग हिल गया है, किसी काम का नहीं। बुद्धि का खेल है, सारा याददाश्त का खेल है। AI उसी पे कर रहा है। AI और मशीन लर्निंग जिसकी बात हम लोग करते हैं, डीप मशीन लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो मैं चर्चा कर रहा था, उसको आप समझिएगा, उसके ऊपर नोट्स बनाइए इस बार। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और ह्यूमन ब्रेन दोनों कैसे काम करते हैं। अगर एक का काम करने का तरीका, दोनों का MRI कराते हैं तो 100% रिजल्ट ह्यूमन ब्रेन के आते हैं, 70-80% रिजल्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के आते हैं। इसका मतलब वो बहुत नजदीक है। और जिस दिन 200% हो गया तो, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल है, वो तो कुछ भी हो सकता है,
जैसे हम 400 कलर पहचान सकते हैं तो वो तो 4 लाख कलर पहचान पाएगा, तो हमारे ब्रेन से तो कई गुना होगा। बहुत सारे कलर की, कभी आप दुकान पे जाएंगे पेंट वाले के यहाँ, तो आपको इतने शेड्स मिलेंगे कि आप कहेंगे अच्छा ये भी डिफरेंट है, हम तो इसको एक जैसा ही समझ रहे थे, जबकि वो अलग है। तो ह्यूमन ब्रेन कितना चीजों को डिस्टिंग्विश कर पाता है, यानी हमारी लेयर्स, ये लेयर्स में सजा हुआ है याददाश्त। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी सिलिकॉन की लेयर्स लगाई जाती है, उनको आदत डलाई जाती है, आदत डाली जाती है उन सिलिकॉन की लेयर्स में कि आपको ये सीखना है। न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के साथ भी जोड़ के देखिएगा, मैट्रिक्स मूवी के साथ जोड़ के देखिएगा। अगर ये सब चीज़ें सफल हो गई तो चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल साइंस में काफ़ी बड़ा, खास करके न्यूरो साइंस की रिसर्च में बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, लेकिन खतरे तो ही हैं जो हमने बताया आपको। इसका मिसयूज करने लगे आतंकवादियों के हाथ, अगर ये चीज़ें लग गई तो मानव बम बनाना बहुत आसान होगा, आदमी जैसा दिखेगा लेकिन वो असली नहीं है, नकली है। या फिर किसी भी आदमी का न्यूरल नेटवर्क चेंज करके उसका माइंडसेट उस टाइप का आतंकवादी जैसा बना करके और उसमें सारी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन सारी भर के 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में आप शायद देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे एआई के माध्यम से फैलाई जाएंगी और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा लगेगा कि मनुष्य जो है वो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जबकि वो एआई इनेबल्ड सर्विस होगी और ये सब आईटी सेल के लोग जो है ये सब करेंगे, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, कोई भी करे। सोशल मीडिया जिस दिन एआई इनेबल्ड हो गया पूरी तरह से और कंपनियों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इनको अगर ये सब मिल गया तो रात दिन उनका प्रचार करने वाले दूसरे लोग मिल जाएंगे। तब सूचनाओं की पवित्रता का क्या होगा, सूचनाएं कितनी पवित्र हैं, जनता जिन सूचनाओं को देख रही है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, प्रामाणिकता क्या है, बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और वो क्रांति निगेटिव होगी अगर चुनाव में उसका मिसयूज हुआ तो, इलेक्शंस में। इसलिए एआई जीवन के हर क्षेत्र में आएगा, जीवन के हर क्षेत्र में आपकी चॉइसेस पे आपको आदत गलत डला देगा। कई बार जैसे किसी आदमी ने कहा कि मोटा होना ही अच्छा है, थोड़ा बहुत मोटा होना चाहिए, ये दुबले पतले मॉडल होते हैं, मरने जैसे होते हैं, इनमें क्या रखा है। आदमी के ऊपर थोड़ी चर्बी होनी चाहिए, अच्छा दिखता है। और अगर इस प्रकार की सूचनाएं हो गई और लोगों ने वहां से ज्ञान प्राप्त शुरू करने लग गए वो फिटनेस का ऐसे, तो एआई इनेबल्ड होगा तो गलत सूचनाएं प्राप्त होंगी सोशल मीडिया से, अभी भी हो रही हैं। और या फिर बहुत ही ज्यादा दुबला होने के लिए बोल दिया जाएगा, 0 फिगर। तो सहज जीवन नहीं रहने वाला है, आपको ये खाना है, जबकि कई डॉक्टर मना करते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे वैसी चीज़ों का भरमार होगी, विज्ञापनों की भरमार होगी कि आपको ये लेना चाहिए, ये खाना चाहिए। तो सोशल मीडिया कई तरह से ज़िंदगी बदल रहा है, लेकिन एआई इनेबल्ड होने पर फिर अभी तो चलो ठीक है कि कोई डॉक्टर उसका मिसयूज़ कर रहा है, कोई एक व्यक्ति 3-4 कंप्यूटर लगा के 5 लोगों को बिठा करके गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसकी अपनी एक सीमा है फैलाने की, और कंपनियां भी काफी हद तक रोक देती है। लेकिन एआई के माध्यम से जब करने लगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होकर के, गैदर होकर के एक नई गलत इंफॉर्मेशन के रूप में, एक बम्बार्डमेंट के रूप में आई, विस्फोट होगा गलत सूचनाओं का। और हर तीसरी सूचना, दूसरी सूचना जब गलत होगी तो लोग अपना वोटिंग परसेप्शन कैसे तैयार करें, वोटिंग बिहेवियर प्रभावित होगा लोगों का। आ रहा है समझ? तो लोकतंत्र के लिए भी खतरा है एआई, डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है, तो वोटिंग बिहेवियर ही तो तय करता है। इसलिए तो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है अमेरिका में,
लेकिन सोशल मीडिया तय करने लग जाएगा कि कैंडिडेचर कैसा होगा, कैंडिडेट कौन होगा और कौन जीतेगा। अगर ये सोशल मीडिया और एआई के माध्यम से होगा तो फिर तो रिजल्ट्स कुछ भी आएंगे। ये बात तो तय है कि फ्यूचर में एआई नेता उस तरह से एआई वाला नेता नहीं बनेगा, नेता तो नेता ही बनेगा, मनुष्य बनेगा, क्योंकि लीडरशिप किसी मशीन को वो नहीं देना चाहता। जैसे मैंने बताया, सितार तो उसी को बजाना होगा, फुटबॉल उसी को खेलना पड़ेगा। हाँ, फुटबॉल का एक गेम आप गेम के तौर पे देख सकते हो। दुनिया की आधी जनसंख्या वीडियो गेम खेलती है, एक तरह से गेमिंग में गई है। 10 साल पहले केवल 1/4 पॉपुलेशन वीडियो गेम खेलती थी, ऑनलाइन गेम, वीडियो गेम 1/4 थे, दुनिया के 1/4 लोग देखते थे। 10 साल में डबल हो गए हैं। अभी दुनिया की आधी जनसंख्या गेम खेलती है, गेमिंग। तो चुनौतियां मुझे लगता है समझ में आ रही होंगी। तो इस बार जो मैं एआई बता रहा हूं बिल्कुल अलग है, एप्लीकेशन बेस्ड है, और ख़ास करके अलग अलग फील्ड में किस तरह की चुनौतियां हैं। तो आप अगर ये लेक्चर जो सुना है, इसी को ही अगर यूट्यूब पे एक आध बार और सुन करके 2-3 बार सुन करके देंगे, एग्ज़ाम में अपने आप ही पॉइंट्स बन जाएंगे। यही पॉइंट्स हैं लिखने के, एआई के खतरे या डिफरेंट फील्ड्स में कैसे एआई काम करेगा, और ख़ास करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ कैसे जुड़ेगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, उसमें क्या कॉमनलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना, विचित्र है ना, लगता है तो बड़ा अजीब है, लेकिन ये सब होने जा रहा है और कंपनियां ये सब करने जा रही हैं, और अभी तक कोई रेगुलेशन उस पर नहीं है। लेकिन भारत जो है एआई के ऊपर रेगुलेशन चाहता है। अब हम उस नेटवर्क से जुड़े हैं, भारत उन देशों के साथ बात कर रहा है। एआई एथिक्स, एथिक्स इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिकता, ये बहुत बड़ा विषय होने वाला है आने वाले समय में। इसमें नैतिकता कितनी होगी, क्योंकि गलत प्रोडक्ट का प्रचार करना एआई के माध्यम से, जिस प्रोडक्ट से बीमारियां होती है उसको अच्छा बताना, ये तो बहुत खतरनाक है, नैतिकता के खिलाफ है। जो व्यक्ति गलत है, करप्ट है, उसके आंकड़े छुपा करके उसके बारे में अच्छे अच्छे बातें सोशल मीडिया पे फैलाना, ये वोटिंग बिहेवियर के हिसाब से खतरनाक, ये नैतिक नहीं है, नैतिकता नहीं है। लेकिन नैतिकता तो हमने कई फील्ड में देखी है, युद्ध में भी उतनी नैतिकता नहीं है, बहुत सारे फील्ड में नैतिकता नहीं है। तो क्या एआई के फील्ड में नैतिकता स्थापित की जाएगी? कंपनियां अपने घाटे को स्वीकार करते हुए एथिक्स को स्वीकार करेंगी या प्रॉफिट के लिए काम करेंगी? तो थोड़े सोचने वाली भी चीजें हैं। तो नए नए टॉपिक हैं, इस बार जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल नए नए टॉपिक हैं एआई के मामले में। नया टाइप का होमवर्क, हर सप्ताह होमवर्क बदलेगा आपका, क्योंकि दुनिया बदल रही, बहुत तेजी से बदल रही, इसलिए हम पुराने होमवर्क पे टिके नहीं रह सकते। अब पहले जो मैंने एआई के ऊपर लेक्चर दिए हैं वो और अभी का पूरा डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। और जब ये सब होगा तो कहीं इनइक्वालिटी तो नहीं बढ़ेगी, कुछ ही लोग अमीर हो जाएंगे, जो खास करके एआई कंपनी वाले लोग हैं। क्या इससे इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, इक्वालिटी आएगी? तो एआई के आने से इक्वालिटी आनी चाहिए ना। एग्जाम्स को क्या हो, एग्जाम्स का क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम्स का क्या होगा, स्टडी का क्या होगा, यूनिवर्सिटीज का क्या होगा, R&D का क्या होगा? ये तो ठीक है कि हम ज़्यादा तेजी से वैक्सीन बना पाए एआई के बदौलत, क्वांटम कंप्यूटर्स की बदौलत। तो वो क्वांटम मिशन जो मैंने बताया था, इंडियाज क्वांटम मिशन, वो होमवर्क किया होगा आपने। तो क्वांटम के साथ साथ एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0, इसी को कहा गया इंडस्ट्री 4.0। और जब भी ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तब कुछ लोगों को ही फायदा हुआ है, कुछ देशों को फायदा हुआ है, खास करके यूरोप हमेशा फायदे में रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसने कॉलोनाइजेशन भी किया,
लेकिन भारत कभी भी एक्सपांशनिस्ट नहीं रहा, भारत ने कभी कब्जा नहीं किया, भारत ने कभी इस तरह से मुनाफा कमाने का नहीं सोचा। क्या भारत जैसे देश को एआई की वजह से फायदा होगा? तो हमारा भी मिशन एआई शुरू हो गया है, भारत सरकार ने भी शुरू कर दिया है। तो भारत सरकार का एआई मिशन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? क्योंकि हमें उसी समय करना होगा जब सब कर रहे हैं। अगर गड़बड़ हो गई तो फिर हम चूक जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि टेक्नोलॉजी के मामले में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, मैकेनाइजेशन के मामले में इंडिया थोड़ा पीछे रह गया। तो सबके साथ ही हमें चलना होगा, क्योंकि आ गया है। जब आ जाता है कोई ऐसी चीज तो फिर, इसलिए हम 6G मिशन, भारत 5G की बात ही नहीं कर रहा, सीधा 6G की बात कर रहा है। तो भारत का 6G मिशन, भारत का एआई मिशन, भारत का क्वांटम मिशन, 3 बड़े मिशन शुरू हुए हैं। भारत का 6G, उसके ऊपर नोट्स बनाइए, होमवर्क ले लीजिए। जैसे हम एथिक्स के पेपर में ह्यूमन इंटरफेस पढ़ रहे थे, मानव अंतर संबंध, वैसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि ह्यूमन ब्रेन एंड ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंटरफेस, दोनों का अंतर संबंध, ये क्वेश्चन हो सकता है। इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस में तो हम बोलते हैं परिवार हमें सिखाता है, विद्यालय सिखाते हैं, महापुरुष सिखाते हैं, रोल मॉडल्स हमको ज्ञान देते हैं। परसुएशन, अनुनय हिंदी में बोलते हैं, परसुएशन, इसको कहा जाता है परसुएशन। हम सीखते हैं। तो चलिए थोड़ा एथिक्स में चलते हैं। एथिक्स में आज का टॉपिक परसुएशन। परसुएशन क्या होता है? अनुनय। देख करके हम सीखते हैं। सबसे ज्यादा परसुएशन होता है कैरेक्टर से, जो मैंने बताया था कल। कैरेक्टर, गांधी कैरेक्टर वाले थे, इसलिए गांधी को देख करके सीखा जाता है। कोटेशन भी बताया था हमने, जो बच्चों को सिखाते हैं वे खुद अमल करें, आपको सिखाने में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे देख करके सीख लेंगे। टीचिंग के लिए भी कहा जाता है कि कुछ लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे टीचर, कोई अच्छा पढ़ा देते हैं, मेंटरशिप कर देते हैं, और कुछ टीचर जो है अपने कैरेक्टर से सिखाते हैं, वो सबसे बेस्ट टीचर होते हैं। जो खुद सिखाना चाहते हैं वैसे ही होते हैं वो, इसलिए बच्चे ज्यादा सीखते हैं उनसे। इसको बोलेंगे परसुएशन। बहुत सारे टूल्स हैं और भी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर। दूसरा इमोशंस, इमोशन से भी सिखाया जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, शायद यहाँ नहीं दिया मैंने, वहाँ वाली क्लास में दिया था। अमिताभ बच्चन गुटखे का प्रचार करते हैं। कैरेक्टर वाली बात नहीं है वो, क्योंकि अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, सुनील गावस्कर भी गुटखे के प्रचार के लिए आ जाते हैं, अमिताभ बच्चन आ जाते हैं, अक्षय कुमार आ जाते हैं। दरअसल उनको रोल मॉडल माना गया है, बट वो कैरेक्टर वाले हैं क्या? अगर कैरेक्टर वाले होते तो युवाओं को नशे की तरफ, तंबाकू की तरफ नहीं धकेलते। अब वो बहाने बहुत बताते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट दरअसल हमने रद्द कर दिया था, फिर भी वो, जबकि उन्होंने बहुत भारी भरकम पैसा लिया होगा ना उसका, तभी तो विज्ञापन दिया होगा। जनता उनको बहुत मानती है। कई बार वो इन्वायरमेंट के बारे में बात करने के लिए टीवी पे आते हैं, कई बार करप्शन के अगेंस्ट बात करने के लिए टीवी पे आते हैं। कौन बनेगा करोड़पति से पहले वो 5 मिनट का प्रवचन देते हैं अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले। तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो सारी बेकार बात हो गई, क्योंकि आप तो गुटखे का प्रचार करते हो। ढेर सारे क्रिकेट खिलाड़ी और वो कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करते हैं, जबकि उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड है, कई गलत चीजें। तो विज्ञापनों में एथिक्स, परसुएशन, लोगों को मना लेना, खरीदने के लिए मना लेना। इसलिए धोनी ने वादा किया कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा विज्ञापन। तो कैरेक्टर वाली बात है, प्रोबिटी वाली, कल बताया था, प्रोबिटी वाली। तो परसुएशन।
इमोशनल तरीके से मना लेते हैं क्योंकि इमोशंस का फायदा उठाते हैं लोग, उनको मानते हैं, इस वजह से वो विज्ञापन करके पैसा कमा रहे हैं और गलत चीज का भी प्रचार कर देते हैं। किसान आंदोलन के बाद जब मोदी जी कृषि कानून वापस ले रहे थे तो रो दिए थे, आपने देखा था, इमोशनल। तो यूपी चुनाव जीत गए। नहीं रोए होते और फ्लैट ऐसे ही ले लिया होता तो शायद कुछ सीटें कम आती, या हो सकता नहीं भी जीतते। इमोशनली मना लेना, अनुनय कर देना, परसुएशन। कैरेक्टर से मनाया था क्या उन्होंने? धोनी वाले, गांधी वाले कैरेक्टर से मनाया था क्या? नहीं। लोग कैरेक्टर जान गए थे क्या मोदी का, इसलिए मान गए थे? नहीं, कैरेक्टर से नहीं माने थे। इमोशन, इमोशनली अटैच्ड है कि ये आदमी देश को बहुत आगे ले जाएगा, हिंदू हृदय सम्राट है, इसकी हमें ज़रूरत है, इसके बिना हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा, इसलिए। और ऐसा आदमी अगर रो रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। बात समझ में आई? एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए। थोड़ा सा कंट्री डिस्प्यूटेड रहेगा, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल मत दीजिएगा, और भी निकाल लीजिएगा, लेकिन परसुएशन, ठीक है। तो ये वाला छूट रहा था तो मैंने ये जोड़ दिया, बाकी तो लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है ना। चलिए, तो अगला है ह्यूमन वैल्यू एथिक्स में, मानवीय मूल्य। तो एथिक्स का होमवर्क भी चलता रहेगा आपका, कल भी दिया मैंने भारी भरकम, आज फिर है। अच्छे नोट्स बनाइए, साथ साथ पढ़ते जाइए। टेस्ट पेपर का अगर कहीं मिल सकते हैं तो उस टेस्ट को दीजिए, लिखिए, लिखने की आदत डालिए। यही सब काम की चीज़ें, यही तैयारी है। एक दिन आप IAS हो जाएंगे, ठीक है ना। कई लोगों को लगता है ऐसे 1 घंटा खड़े होकर के बोलते हैं, इसको सुनने से IAS हो जाते हैं। आप काम करो तो सही, जो बोला जाता है उसको करके देखो, 1 साल बाद मिलना फिर कितना अंतर आता है। तो करना पड़ेगा ना उसको, हमारे बोले हुए को आपको करना है। हमने तो बोल दिया, आपको जाके करना है, और हमने किया, ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमने किया है पहले, हमारे टाइम पे हमने किया है और सफलता प्राप्त की है इन्हीं सब चीज़ों से। इसी टाइप की चीज़ थी। अब क्योंकि करंट अफेयर्स तो बदल जाता है, हमारे टाइम पे दूसरा था, अभी दूसरा है, लेकिन हमको पता है कौन सा करना पड़ता है, किससे होता है, वही आपको बता रहे हैं। हम अपने बेटे को जो बताते हैं, मैंने खुद ने जो किया है, मेरे जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, और अगर कोई बच्चा है तो उसको जो मैं बताता हूँ वही आपको बताता हूँ। एक जैसा है, कोई अलग अलग, कोई भेदभाव नहीं है, और उसी से बनते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन वैल्यू पहले भी बताए थे, ह्यूमन वैल्यू, लेकिन ह्यूमन वैल्यू के ऊपर ढेर सारे एग्जाम्पल्स लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इस सप्ताह के होमवर्क में लिखिएगा डीप में थोड़ा सा, ह्यूमन वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू और ह्यूमन वैल्यू, मानव मूल्य और मानवतावादी मूल्य, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मानवतावाद और मानव सीधा मानवीय मूल्य, मानव मूल्य। वाद जब लग जाता है तो थ्योरेटिकल ज्यादा हो जाता है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में बदल जाते हैं ह्यूमन वैल्यूज। मानवतावादी मूल्य एक जैसे होते हैं सभी कंडीशन में, ऑल टाइम। जैसे प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, किसी आदमी को नींद आ रही है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मानवतावादी मूल्य। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसको जिस सांप ने काटा है या जहर फैल रहा है, अगर ये सो गया तो मर जाएगा, इसको सोने नहीं देना है, तो इसको जगाते रहो, पानी मार के, थप्पड़ मार के जगाते रहो। मानवीय मूल्य, सर्कमस्टेंशियल। मानवतावादी मूल्य दूसरा हो गया, मानवीय मूल्य दूसरा हो गया, आ गया ना ह्यूमन वैल्यू। अगर कहीं आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम, कोई घटना हो जाती है तो हम किसी को निकालते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो नाम पूछते हैं, सरनेम पूछते हैं, जाति पूछते हैं, कलर देखते हैं, नेशनलिटी देखते हैं, इंडियन, नेपाल, वियतनाम का है, चाइना का है, तो इसको नहीं निकालेंगे, इसको बाद में निकालेंगे। जो खिड़की के पास आ जाता है उसको पहले निकालते हैं।
जो भी निकालने लायक होता है वो सबको निकालते हैं। तो इसका मतलब हम इंसान देखते हैं, जाति नहीं देखते, रंग नहीं देखते, नेशनलिटी नहीं देखते, वो मानवीय मूल्य होते हैं। आ गया तुम? लेकिन क्या मैंने पहले भी बताया था, आप पुलिस थाने में हैं, आपके यहाँ कोई आदमी आया तो क्या हम बोलेंगे कि एक मानव आया है, ह्यूमन बीइंग आया है? आज हमारे थाने में एक ह्यूमन बीइंग आया है, ये अस्पताल में एक मानव भर्ती हुआ है, आज मुझे एक मानव का ऑपरेशन करना है, ऐसा बोलते हैं? बोलना चाहिए। मानव तो मानो उसको, स्थितियां बदल जाएगी, मानवीय मूल्य आ जाएंगे। तभी तो उससे रिश्वत ले लेते हैं, मानव से थोड़ी ली जा सकती है। उसका हम नाम जानते हैं, कास्ट जानते हैं, जेंडर जानते हैं, वो रूरल है, अर्बन है, ये सब जानते हैं। इसी वजह से हम पैसा ले पाते हैं, उसको धोखा दे पाते हैं, उसका गलत इलाज कर पाते हैं, उसकी गलत रिपोर्ट लिख लेता है पुलिस वाला, एफआईआर गलत लिख लेता है, सामने वाले को बचा देता है। पैसा लेके भी 50,000 रुपये भी दिए आदमी ने, गलत रिपोर्ट लिखी उसने, सामने वाले से 1 लाख रुपए ले लिए, उसके फेवर में लिख दिया। 50,000 रुपये लेने के बाद भी वो आपके फेवर में नहीं लिखेगा, क्योंकि वो आपको इंसान ही नहीं मानता। तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, विक्टिम की दृष्टिकोण से देखेंगे तो बात बनेगी। मानव को पीड़ित के दृष्टिकोण से देखिए, वो पीड़ित है, तो फिर देखिए पीड़ित कौन है? पीड़ित मनुष्य है, पीड़ित मानव है। तो एथिक्स में यही होता है, एथिक्स के पेपर में यही है। आपकी जो है, अभी मैं जो एआई बता रहा था उसमें भी एक मुद्दा और छूट गया मेरा, वो नोट कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव एआई, एब्सोल्यूट एआई और रिलेटिव एआई, वो यहाँ पे भी आएगा, इसलिए मैं एथिक्स में लेके आऊँगा उसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एथिक्स में भी आएगा, क्योंकि वो जो हम न्यूरल नेटवर्क के साथ और उसके साथ तुलना करेंगे, वो एब्सोल्यूट वाली करेंगे या फिर रिलेटिव वाली करेंगे? एब्सोल्यूट करेंगे तो बिल्कुल अलग है, आपको अपनी अपनी प्रोग्रेस से मतलब है, किसी के साथ तुलना नहीं करनी है। और रिलेटिव में एआई के माध्यम से कितना फायदा हो रहा, उसको कितना हुआ और इसको कितना हुआ। हमारे सोशल लाइफ में हम जो चलते हैं इंटरेक्शन में, इंटरफेस की जब हम बात करते हैं तो हम रिलेटिव होते हैं। हमारे पड़ोसी से ज़्यादा पैसा हमारे पास है, इसलिए हम ज़्यादा पैसा और कमा के रखना चाहते हैं ताकि कहीं वो आगे ना निकल जाए, तो रिलेटिव कंपटीशन होता है। तो यही चीज एआई में होगी कि नहीं, यही चीज एथिक्स में आएगी। अभी एब्सोल्यूट तो नहीं है, एब्सोल्यूट में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। निरपेक्ष और सापेक्ष हिंदी में बोला था, निरपेक्ष और सापेक्ष, किसी के सापेक्ष। तो कई लोग बोलते हैं नहीं ये अर्निंग का मसला है, पेट भरने का मसला है, पैसा कमाने का मसला है। तो क्या पैसा ही सब कुछ है? इंटेलेक्चुअल लॉबी जो जिसको हम लोग कहते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, बुद्धिजीवी जो रिसर्च करते हैं, वो पैसे के लिए नहीं करते। उनका है कि इसके 10 रिसर्च पेपर पिछले साल छपे थे, मेरे 20 हैं। उसने 40 गोल कर रखे हैं फुटबॉल में, इसने 50 गोल कर रखे हैं। इससे पृथ्वी को और ग्लोबल वार्मिंग को कोई फायदा है? क्लाइमेट चेंज पे कुछ असर है? 40 गोल करो, 50 करो, 60 करो, क्या फर्क पड़ना है?
और ना ही उसको पैसे की जरूरत है, क्योंकि करोड़ों रुपए उसके पास पहले से और भी आ जाएंगे तो उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी वही है, आप एआई में इतना कुछ डेवलपमेंट करते जाओगे तो वो रिलेटिव होगा। वही एथिक्स वाली बात है, एथिकल होना चाहिए। जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए? एथिकल। एथिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ढेरों काम है ऐसे जो पैसे के लिए नहीं किए जा रहे, केवल दूसरों को पछाड़ने के लिए किए जा रहे हैं। पैसा तो ऑलरेडी बहुत है। अडानी जो नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे थे, वो पैसे के लिए नहीं लड़ रहे थे, रिलेटिव। तो अभी जब ये सब आएगा ना, तो ये यहां पर भी ये इसी में आएगा कि आप जिसका काम कर रहे हैं, विक्टिम कौन है? मनुष्य। क्योंकि आप कर रहे हैं इसलिए आप में एक ईगो है, इस वजह से निर्वैयक्तिकता, इम्पर्सनालिटी, जो हमने इसको लिखिएगा, इम्पर्सनालिटी, अपने व्यक्ति होने का भाव खत्म करना और बिना किसी भेदभाव के। इम्पर्सनालिटी, हमने जब ये टेस्ट में दिया था तो बहुत बच्चों ने गलत लिखा, इम्पर्सनालिटी को निगेटिव लिखा, उनको लगा कि नेगेटिव वर्ड है। IMPERSONALITY, इम्पर्सनालिटी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। निर्वैयक्तिकता, हिंदी में भी लिखा था निर्वैयक्तिकता, यानी अपने व्यक्ति होने के भाव को खत्म करना है। व्यक्ति होने के भाव को खत्म करना है मतलब इम्पर्सनल रहना है, यानी कि इम्पार्शियलिटी जैसा है, आप उनको महसूस नहीं होने देंगे। एनोनिमिटी से भी अलग है। तो एनोनिमिटी, इम्पार्शियलिटी, इम्पर्सनालिटी, 3 वर्ड हैं। इम्पर्सनालिटी, एनोनिमिटी एंड इम्पार्शियलिटी। भेदभाव नहीं करना, पार्शियलिटी नहीं करना, किसी को सपोर्ट नहीं करना, सबके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग कैसा होना चाहिए? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एनोनिमिटी, अपना नाम नहीं आने देना कहीं पे भी। इम्पर्सनालिटी, अपने व्यक्ति होने के भाव को व्यक्त नहीं करना बिना किसी भेदभाव के। आगे समझ में? बहुत बारीक अंतर होते हैं थोड़े, तीनों का अलग अलग लिखिए, नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एथिक्स के पेपर के साथ हमने उसको जोड़ दिया, देखो एआई को, क्योंकि एआई में भी अभी तो इम्पर्सनल ही रह रहे हैं ना, एनोनिमिटी है और वो इम्पार्शियल ही लग रहा है, लेकिन जिस दिन हो जाएगा तो फिर दूषित हो जाएगा एथिक्स का मामला। तो ये एआई के लिए भी ज़रूरी है ये वाले मुद्दे, और मनुष्य के लिए सिविल सर्विसेज में भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें समझ में आएगी नहीं आएगी? तो ऐसे नोट्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो ह्यूमन वैल्यू टेस्ट कब होता है? ह्यूमन वैल्यू टेस्ट होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब कंडीशंस एक्सट्रीम होती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे फेवरेबल नहीं होते, एडवर्स होते हैं, तब ह्यूमन वैल्यूज का टेस्ट होता है। उस समय में आप क्या करेंगे? वो जो टेस्ट होता है उसमें पास हो जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकल कर क्या आती। सत्यवादी हरिश्चंद्र अंतिम समय तक अपने बच्चे के मरने की स्थिति आ गई थी, तब भी बहुत सारे वरदान देने के लिए जब भगवान आते थे कहानियों में, आप देखते हो अवतार परंपरा में और तमाम प्रकार की पौराणिक कहानियों में, कि वो एक्सट्रीम कंडीशन तक, राजा शिवी की कहानी है, कबूतर के बराबर मांस काटते जाओ, उसने ये भी काट के रख दिया, वो भी काट के रख दिया, फिर खुद ही बैठ गया तराजू में, कबूतर का वजन बढ़ता जाता था, तो फिर भगवान प्रसन्न हो गए और उसको आशीर्वाद दे दिया। प्रोबेबिलिटी वो प्रूव करना पड़ता है, उस लेवल पे जाके प्रूव करना पड़ता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो सामने वाले का ज़्यादा ही टेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट वाला एंड आ जाता है, तब तक अगर वो विचलित नहीं होता है तो फिर वो कंफर्म कर देते हैं कि
यू कैन सर्वाइव। वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट ये इस टाइप से आ गया समझ। तो वही चीज यहां पर है एथिक्स वाले पेपर में। प्रोबिटी यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में आप ह्यूमन हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस आएंगी आपके साथ में, सिविल सर्विसेज में आएंगी। कोई आदमी, जैसे उत्तराखंड हादसे का मैं कहानी बताता रहता हूं कि हम गए थे तो ऊपर 4 दिन से लोग भूखे हैं, पानी का एक ही बोतल है। आपको लगता है कि आप हेलीकॉप्टर में जरूर बैठे हैं, लेकिन एक बोतल अगर इसको दे दिया, रास्ते में मुझे प्यास लगी और पायलट को प्यास लगी, तो छोटा बोतल है मान लीजिए 5 रुपए वाला, 500 ml 250 ml का, अगर उसकी तरफ फेंक दिया तो वो बच जाएगा आदमी। हम तो देहरादून जाके फिर पी लेंगे पानी, लेकिन वो कैसे पिएगा। तो हम जब जाते थे तो ऐसे लोगों को देखते थे, पत्ते तोड़ तोड़ के खा रहे थे लोग। पानी की एक एक बोतल के लिए मंगलसूत्र दे रही थी महिलाएं वहाँ के स्थानीय लोगों को। स्थानीय लोगों ने पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट मंगलसूत्र के बदले दिया। लोग भूखे थे। भयंकर त्रासदी थी वो कंडीशंस जो होती है, उसमें भी क्या आप अपने ऊपर सारा झेल करके उसको दे सकते हो। ह्यूमन वैल्यूज वहां निकलती है, ह्यूमन वैल्यूज। एथिक्स वहां आके पक जाता है, परिपक्व अवस्था है वो एथिक्स की। ह्यूमन वैल्यूज एक्सट्रीम कंडीशन है ना। तो इसलिए एथिक्स का पेपर जो है बहुत ही डीप में आपको लर्निंग देगा। आ गया? क्योंकि सिविल सर्विसेज में तो आपके पास रिसोर्सेज होंगे ना, आप तो बांटने वाले हो, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में, और ये डिस्क्रिशनरी पावर है आपका, विवेकाधिकार है कि आप ये रिसोर्सेज किसे दोगे। कई बार सवाल आते हैं ऐसे, केस स्टडी आती है कि ये वाला आप कैसे किसे करोगे, तब आप ये एक्सट्रीम ह्यूमन वैल्यूज की बात देखना। एक्सट्रीम कंडीशन, पात्र का, बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन कैसे करोगे, चूज करना पड़ेगा ना आपको कि कौन बेनिफिशियरीज होंगे। ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें, अभी जो लाडली बहना वाला चल रहा है तो उसमें 3000 रुपये मिलने हैं, तो वो बहुत सारी महिलाओं का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है ना। तो मान लीजिए ऑफिस आज आखिरी तारीख है और ऑफिस खुलने का टाइम 1 घंटा ही है, 1 घंटे बाद आपको जाना है, लाइन लंबी लगी हुई है, तो कितनी महिलाओं का जिनका हो जाएगा उनको पैसा मिलेगा, हो सकता है ना मिले। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको चलो बंद करते हैं, बिजली चली गई, बारिश भी हो रही है। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की